आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ विंसम एजू क्लासेस में। हम अभी मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हमने नंद वंश तथा भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम सब एक महत्वपूर्ण वंश अर्थात मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश के शासकों ने भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक, सामाजिक भारत को हर तरह से प्रभावित किया। भारत का इतिहास आज दिखने में जैसा भी मिलता है, उसमें मौर्य वंश के शासकों का भी योगदान मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो मौर्य वंश है, इसका समय काल हमें 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। कब से कब से? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की तथा इसने 298 ईसा पूर्व तक शासन कार्य किया। यूनानी किताबों या यूनानी ग्रंथों में इसका नाम हमें सेंट्रोकोटस मिलता है। ठीक, क्योंकि जब ये राजा बनता उसी समय सिकंदर का प्रभाव भारत पर था। सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी। उसका सेनापति निकेटर जो था, भारत का एक तरह से कह सकते हैं भारत में जीते गए क्षेत्रों का राजा वही था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव यूनानी किताबों पर भी पढ़ा पढ़ा तो इसे जो है यूनानी ग्रंथों में सेंट्रोकेटस की उपाधि दी गई है। मैंने कल आपको बताया था कि अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके चाणक्य जो इसका प्रधानमंत्री भी बनता है आगे चल के, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक, तो इसने किसकी हत्या की थी? तो अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद की हत्या की। चाणक्य इसका जो गुरु था, चाणक्य ने ही इसे एक सम्राट बनाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया था। उसी के बाद चंद्रगुप्त ने एक नए वंश की नींव अर्थात मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास 6,40,000 की सेना थी और इसने इस सेना के दम पे पूरे के पूरे उत्तर भारत को जीत दिया था। ठीक, इसके पास 6,40,000 की सेना थी और इसे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया है। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा इसका नाम जो है इसके बारे में ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो क्या था, सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। इसने जो था आक्रमण किया कहाँ? भारत पर। जो सेल्यूकस निकेटर था उसने काबुल, कंधार, हेरात और जोडेसिया को जीत दिया था। परंतु जब इसका सामना मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से होना था, तब इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख से अधिक की सेना को देखकर सेल्यूकस निकेटर ने हार मान लिया तथा इन दोनों के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के तहत जो भी विजित क्षेत्र अर्थात काबुल, कंधार, हेरात और जोड्रेसिया, इन चारों क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दे दिया तथा इन पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। और मेगस्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी, ये एक यूनानी था जिसे अच्छे से सिकंदर नहीं, इसे चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बना के भेजा गया। और इस इन सब के बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान दिए थे। 500 एलिफेंट जो थे चंद्रगुप्त ने दिया सेल्यूकस निकेटर को। निकेटर ने उसके बदले काबुल, कंधार, हेरात, जोड्रेसिया का अधिक क्षेत्र, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह तथा मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। ये चारों चीजें जो हैं इस संधि के तौर पर हुई थी। और उसके बाद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप सब जानते ही हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था। 300 या कहीं कहीं 298 बीसी भी हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर सल्लेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्यागे थे। सल्लेखना विधि जो होती है, इसमें जो है इंसान भोजन को त्याग देता है, भोजन पानी को त्याग देता है तथा अपने
तब तक भूखा रहता है जब तक कि उसकी प्राण खत्म ना हो जाए। जैन धर्म में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र बिंदुसार को राजा घोषित कर दिया था। और ये आज इतिहास का फर्स्ट राजा हुआ, प्रथम शासक हुआ, जो अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र को राजा बना दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने अपने शासन काल में एक महत्वपूर्ण झील का निर्माण किया जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सुदर्शन झील के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सुदर्शन झील जो है, इसका निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत में हुआ था। किसने इसको बनवाया था? तो इसे बनवाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक। और इसकी जो 2 बार मरम्मत भी करवाई गई थी। जो इसकी पहली बार मरम्मत करवाई थी वह रुद्रदामन के द्वारा कराई गई थी, तथा दूसरी मरम्मत गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। इन दोनों मरम्मत के बारे में जानकारी जो हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने लिखवाया था। रुद्रदामन शक वंश का प्रतापी या सबसे महान शासक हम कह सकते हैं इसे। ठीक। सुदर्शन झील एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण इससे प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ये गिरनार पर्वत गुजरात में है। इसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त ने। इसकी 2 बार मरम्मत हुई, एक बार रुद्रदामन ने, एक स्कंदगुप्त ने। इसकी मरम्मत के बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख अभी तक प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद, चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र बनता है शासक, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसे राजा बनने से पहले इसका नाम सिंहसेन या अमित्रघात भी था। ग्रीक किताबों में इसका नाम अमित्रोचेटस मिलता है। अमित्रघात, मित्र मीन्स होता है दोस्त, अमित्र मीन्स होता है दुश्मन, दुश्मन पर घात करने वाला, अर्थात अमित्रघात या अमित्रोचेटस। इसे बिंदुसार कहा जाता है। बिंदुसार की जो 16 पत्नियां थी तथा इसके 101 पुत्र थे, जिनमें सुसीम और अशोक दोनों क्या थे? बड़े पुत्र। सुसीम फर्स्ट था, अशोक जो था सेकंड नंबर का पुत्र था। बिंदुसार ने मृत्यु से पहले अपने बेटे सुसीम को अपना अधिकारी चुना था कि मेरी मृत्यु के बाद जो सुसीम है वही इस मगध साम्राज्य का शासक बनेगा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय में आपको बता देता हूँ, एक भाग्यवादी धर्म है। इसमें कर्म पर प्रधानता न देकर भाग्य पर प्रधानता दी जाती है। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत भी आए थे। एक का नाम था डायमेकस, ये सीरिया से आया था। तो दूसरा का नाम था डायोनिसस, ये मिस्र से आया हुआ था। इसी के शासन काल में, अर्थात बिंदुसार के शासन काल में ही तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। तक्षशिला का विद्रोह जो था, एक शासक था वहाँ का, उसका नाम था कीचक। कीचक ने ही, शासक ने क्या किया था? तक्षशिला में विद्रोह की शुरुआत की थी। और उस समय तक्षशिला का जो राज्यपाल था वो सुसीम था। सुसीम ही क्या था? तक्षशिला का राज्यपाल था। पर सुसीम जो था इस विद्रोह को रोकने में असफल रहा। तो इस विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक जो है इस कार्य को करने में क्या हुआ? सफल हुआ। इसी घटना के बाद से इसके मन में राजा बनने की इच्छा जागी। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की 272 ईसा पूर्व में। और 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक का बीच का जो 3 साल का अंतर था, इसमें मगध के राजा बनने के लिए क्या हुआ? संघर्ष हुआ। ठीक। और इन संघर्ष को जीतने के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो अशोक का समय काल हमें 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। इसको जो है अन्य 2 नामों का इसका उल्लेख हमें एक इसका मास्की अभिलेख में, एक अभिलेख का नाम है इसका मास्की। इसमें इसका नाम हमें अशोक वर्धन देखने को मिलता है। ठीक। मास्की अभिलेख में इसका क्या नाम है? अशोक वर्धन। तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम देव नाम प्रिय अशोक राजा मिलता है।
देखिए 3 वर्ष के संघर्ष और अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 99 भाइयों की हत्या की, एक भाई अशोक खुद, और जो एक भाई बचता है उसका नाम था तीस। तीस जो था अशोक का सगा भाई था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इसकी हत्या नहीं करवाई थी। ठीक। और इसके पहले कि वह शासक बनता, अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल भी था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अशोक से। अशोक जो है शुरू में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलिंग विजय, कलिंग युद्ध, इसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीत दिया। कलिंग युद्ध का अभिलेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेखों के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। और उस समय कलिंग का राजा नंदराज तथा कलिंग की राजधानी तोसली थी। इन बातों की जानकारी जो है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुफा अभिलेख से क्या पता चलता है कि कलिंग पर नंदराज का शासन था। उस समय कलिंग पर नंदराज था, अर्थात उसका शासक नंदराज था, तथा कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तथा कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में। अब कलिंग युद्ध में जो भयंकर नरसंहार होता है, तो इस भयंकर नरसंहार के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया तथा इसने दिग्विजय अर्थात भेरी घोष के स्थान पर धम्म विजय या धम्म घोष की नीति को अपनाया। अब ये युद्ध ना करके लोगों के ऊपर धार्मिक विजय प्राप्त करता था, राज्यों के ऊपर ये धार्मिक विजय विजय प्राप्त करता था। चूंकि अशोक का पराक्रम सभी राजा जानते थे, ये राजा जानते थे कि अगर अशोक की धार्मिक विजय नहीं होती है तो संभवतः यह हम पर आक्रमण कर कर हमारे राज्य को कलिंग की तरह तहस नहस कर देगा। तो अन्य राजा, अन्य शासक भी इससे डर कर ही हार मान लेते थे। इसके अलावा इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, इसी ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा मोगली पुत्तिस ने इसका धर्म परिवर्तन करवाया था। दो नाम यहाँ उपगुप्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और मोगली पुत्तिस जिसने इसका धर्म परिवर्तन कराया। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो अशोक कहाँ था, बोध गया पहुंचा। इस यात्रा का विवरण जो है भाब्रू लघु शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। ठीक। और अपने 10वें वर्ष कहाँ गया था, बोध गया गया था। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था। और लुम्बिनी क्या था, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तथा अशोक ने इस स्थान को कर मुक्त कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से दो बनते हैं कि ये बोध गया कब किया था, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, तथा ये लुम्बिनी कब किया था, तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। उसके बाद 251 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व, 251 या 250 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हाँ, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। उसके बाद अशोक जो था आजीवक संप्रदाय के लोगों के संपर्क में आया तथा बराबर की पहाड़ियाँ, ये बिहार में है, तो ये बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण कराया था, जिसके कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, इन्हीं 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर करवाया था। किसके लिए, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने के लिए। उसके बाद अशोक ने श्रीनगर विद सत्ता नदी के तट पर श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतनम नामक 2 नगरों का भी स्थापना करवाया था। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवा दिया था। इसके बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। इसने अपने ही बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आपको पता है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम संघल द्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक। तो महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। 2 नगरों की स्थापना श्रीनगर और देवपतनम अशोक ने करवाया था। इसके अलावा अशोक ने 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख भी लिखवाया था। और जब चूंकि अशोक ने युद्ध न लड़ने की नीति अपनाई थी,
तो अशोक के वंशजों ने भी कभी युद्ध, इसके जो भी वंशज हुए उन्होंने भी युद्ध न लड़ने की नीति को अपनाए, तथा वे अशोक के समान शक्तिशाली कोई भी राजा इसके अशोक के बाद नहीं हो पाया। और जब कोई शासक युद्ध नहीं करता है तब उसे कमजोर माना जाता है तथा उसका प्रभावशीलता उसके राज्य पर कम हो जाता है। तो जब बृहद्रथ राजा था तब इसी के अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि अशोक द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था कि इसे कभी युद्ध नहीं लड़ना है, यही निर्णय मौर्य वंश के समाप्ति का क्या बना, कारण बनता है। ठीक। अब जो है हमें महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख, जिसमें स्तंभ लेख और शिलालेख दोनों आते हैं, इन्हीं से हमें अशोक के शासनकाल की लगभग लगभग संपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो लिखा था, और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, और भी अन्य साहित्य ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल हम ये देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की नई वीडियो में।